हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे होंगे और अपने अपनों के साथ बहुत ज़्यादा आशावादी होंगे। मैं हूं आपकी लीगल फ्रेंड और गाइड मिस दिव्या ओझा, लेकर हाजिर हूं आज आपके लिए एक नया वीडियो जो कि रिलेटेड है वॉइडेबल मैरिज से। एक बार फिर से यानी कि शून्यकरणीय विवाह की बात आज हम आपसे करेंगे। आपको मैं वो कंडीशंस तो अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि कब कब शून्यकरणीय कराने के लिए विवाह को पिटिशन फाइल हो सकेगी, किन ग्राउंड्स के बेसिस पे हो सकेगी। लेकिन आपको मैंने बताया था कि इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, यानी कि अगर वो चार कंडीशंस फुलफिल्ड होती भी हैं उसके बाद भी जो सेक्शन 12 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का क्लॉज 2 है वो बात करता है एक्सेप्शंस की। तो आज मैं आपसे क्लॉज 2 के बारे में बात करूंगी। क्लॉज 2 जो है उसमें भी दो सब क्लॉज हैं। पहला सब क्लॉज बात करता है उस ग्राउंड की जिसके कि होने के बावजूद भी आप मैरिज को एनल कराने के लिए पिटिशन फाइल अगर करते भी हैं, पहली चीज़ तो आप कर नहीं सकते। अगर आप कर देते हैं तो कोर्ट उसे एंटरटेन नहीं करेगी। वो कौन से ग्राउंड्स हैं तो याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि हम बात कर रहे हैं सेक्शन 12 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट के क्लॉज 2 के बारे में, जो कि एक्सेप्शन की बात करता है, जो कि वो ग्राउंड्स बताता है कि जिनके होने के बाद भी अगर वो ग्राउंड्स हैं, जो कि क्लॉज 1 में चार ग्राउंड्स थे, उनके होने के बाद भी पिटिशन जो है वो नलिटी की फाइल नहीं हो सकती। एनल कराने के लिए आप पिटिशन फाइल नहीं कर सकते। अगर आप करते भी हैं तो वो एंटरटेन नहीं होगी, वो रिजेक्ट हो जाएगी इन ग्राउंड्स के होने के बाद भी। अब मैंने आपको बताया था सेक्शन 12 के क्लॉज 1 में जो सब क्लॉज सी था, जो कि फोर्स की बात करता है, जो कि बात करता है फ्रॉड की, कि अगर पिटिशनर की कंसेंट या उसके गार्जियन की कंसेंट जो है वो फोर्सिबली ली गई है, वो फोर्स क्रिएट करके ली गई है, वो झूठ बोल के ली गई है, फिर चाहे वो सेरेमनी के बारे में हो, चाहे वो रेस्पोंडेंट की परिस्थिति के बारे में हो, या फिर वो मटीरियल जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में हो, तो अगर वो फ्रॉड और फोर्स क्रिएट किया गया है तो भी कब पिटिशन जो है वो फाइल नहीं हो सकती या कब वो एंटरटेन नहीं हो सकती, इसकी बात करता है क्लॉज 2 का सब क्लॉज 1। सब क्लॉज 1 में भी दो कंडीशन दी गई हैं। पहली कंडीशन ये कहती है कि जिस दिन आपको पता चल जाता है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, उसके 1 साल के बाद अगर आप पिटिशन फाइल करते हैं तो कोई भी पिटिशन एंटरटेन नहीं होगी। या फोर्स जो है उसके सीज्ड हो जाने के बाद, उसके प्रवर्तनहीन हो जाने के बाद, जैसे कि अगर फोर्स क्रिएट करके शादी कराई गई, अब वो फोर्स खत्म हो गया, आप आराम से हैं, अब आपने पिटिशन फाइल की, लेकिन वो पिटिशन अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं ये तो फोर्स इनके ऊपर दबाव में शादी की गई थी, लेकिन इन्होंने तो 1 साल तक ही केप्ट क्वाइट, अब ये चुप बैठे हुए थे, तो वहां पर पिटिशन जो है वो कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगी। अब इसी में सेकेंड ग्राउंड है। सेकेंड ग्राउंड बात करता है कि अगर दोनों पार्टीज जो है ये जानते हुए कि फ्रॉड हुआ है, फोर्सिबली मैरिज हुई है, लेकिन जो फोर्स है उसके प्रवर्तनहीन हो जाने के बाद, जो फ्रॉड है उसके पता चल जाने के बाद भी वो दोनों बहुत खुशी खुशी एज हस्बैंड एंड वाइफ रह रहे हैं, अगर वो आपस में उनके बीच में बहुत प्यार है, वो शादी के बाद भी, ये पता चलने के बाद भी कि जो फोर्स हुआ है वो खत्म हो गया, दैट सीज्ड, लेकिन उसके बाद भी जो है वो एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रह रहे हैं, तो वहाँ पर भी अगर पिटिशन जो है वो फाइल होती है तो वो पिटिशन एंटरटेन नहीं होगी। अगर कोर्ट को ये लगता है कि नहीं इनको तो पता चल गया बट इसके बाद भी ये बहुत राजी खुशी रह रहे हैं हस्बैंड वाइफ की तरह, तो वहाँ पर पिटिशन जो है वो एंटरटेन नहीं होगी, कोई भी पिटिशन अगर फाइल होती है तो। अब मैं आपसे बात करूंगी जो मैंने आपको सेक्शन 12 के क्लॉज 1 का सब क्लॉज डी बताया था, यानी कि 4 बताया था, कि अगर जो रेस्पोंडेंट है वो पिटिशनर के अलावा किसी और से प्रेग्नेंट हुई है तो उस कंडीशन में भी जो मैरिज है उसको वॉइडेबल घोषित कराया जा सकेगा। लेकिन कब वो मैरिज वॉइडेबल घोषित नहीं होगी उसकी बात करता है सेक्शन 12 का जो क्लॉज 2 है, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, उसका सब क्लॉज 2। उसके सब क्लॉज 2 में 3 कंडीशंस दी गई हैं। पहली चीज तो ये है कि शादी के टाइम पर जो हस्बैंड है उसको इस बात की जानकारी नहीं थी, मतलब ये वो ग्राउंड्स हैं जिनके बारे में कोर्ट अगर पिटिशन को एंटरटेन कर रही है तो कोर्ट पहले इस बात को पूरी तरीके से खुद को आश्वस्त करेगी, खुद को पूरी तरीके से इस बात पर कन्विंस करेगी कि हाँ ये चीज़ ऐसी हुई थी और इनको ये पता नहीं था। अगर कोर्ट को ये लग जाता है कि नहीं इनको पता चल गया था तो कोर्ट वो पिटिशन जो है वो रिजेक्ट कर देगी, कोर्ट उस पिटिशन को नहीं सुनेगी। सो अगर शादी के तारीख पर
अगर कोर्ट को ये अनुमान हो जाता है, कोर्ट को ये लग जाता है कि नहीं, जो पिटिशनर थे, पिटिशनर को ये बात पता चल गई थी कि उनकी पत्नी जो है वो प्रेग्नेंट है, किसी और के ज़रिए किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है, फिर भी उन्होंने शादी की है, तो कोर्ट ऐसी पिटिशन को एंटरटेन नहीं करेगी। इसका मतलब है कि कोर्ट को इस बात के लिए आश्वस्त होना पड़ेगा कि जिस डेट को शादी हुई है उस डेट को पिटिशनर को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी उनको कि उनकी जो पत्नी है वो किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है। अब इसका जो दूसरा क्लॉज है उसकी मैं बात करूँगी। जो क्लॉज 2 है उसका जो सब क्लॉज 2 था उसका अब ये जो सेकंड क्लॉज है वो बात करता है कि कोई भी पिटिशन, अगर मैरिज जो है वो सोलमनाइज्ड हो रही है, अगर मैरिज जो है हो रही है एक्ट के कमेंसमेंट के पहले, तो एक्ट के कमेंसमेंट के डेट से 1 साल के अंदर अगर पिटिशन फाइल होती है तब कोर्ट एंटरटेन करेगी। और अगर शादी जो है एक्ट के कमेंसमेंट के बाद हुई है तो शादी होने के 1 साल के अंदर पिटिशन फाइल होगी। अगर क्लॉज 4 का वायलेशन हो रहा है, अगर प्रेगनेंसी की बात जो है वो पिटिशनर को नहीं पता, तो वहाँ पर अगर शादी होने के एक्ट के कमेंसमेंट के बाद शादी होती है तो शादी होने के 1 साल के भीतर जो है वो पिटिशन फाइल होगी, तभी कोर्ट उसको एंटरटेन कर पाएगी। और अब इसी में तीसरा क्लॉज जो है वो ये है कि अगर पिटिशनर ने जो रेस्पोंडेंट है यानी कि जो वाइफ है उसके साथ मैरिटल स्टेटस में रहते हुए अपनी मर्जी से अगर इंटरकोर्स नहीं किया है, अगर मर्जी से इंटरकोर्स किया है तो पिटिशन एंटरटेन नहीं होगी। अगर मर्जी के बिना इंटरकोर्स किया है, अगर मर्जी के बिना संभोग किया है, तब वहाँ पर पिटिशन एंटरटेन हो जाएगी। लेकिन अगर पिटिशन जो है कोर्ट को ये अनुमान हो जाता है कि नहीं, जो पिटिशन फाइल हुई है वो पिटिशन जो है वो पिटिशनर के द्वारा तब फाइल की गई है जबकि उसने अपनी मर्जी से उसके साथ इंटरकोर्स नहीं किया है। सो इन कंडीशंस में अगर वो 4 ग्राउंड्स जो सेक्शन 12 के क्लॉज 1 के जो 4 ग्राउंड्स थे अगर वो पूरे होते भी हैं, अगर वो कंडीशंस पूरी होती भी हैं, उसके बाद भी पिटिशन एंटरटेन नहीं होगी। अगर क्लॉज 2 में जो कंडीशंस दी गई हैं अगर उनके बारे में कोर्ट आश्वस्त नहीं हो जाती, अगर वो कंडीशंस हैं तो कोई भी पिटिशन एंटरटेन नहीं होगी। ये बात थी एक्सेप्शन की सेक्शन 12 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट के, वॉइडेबल मैरिज के। आपको ये बात और बताते चलें कि जब मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में ये बताया था, फ्रॉड की बात की थी कि फ्रॉड अगर करके शादी की जा रही है, अगर जो पिटिशनर है उसकी कंसेंट ली गई है तो वो फ्रॉड करके ली गई है उसके गार्जियन की, तो यहाँ पर जो फ्रॉड है वो हर तरीके के फ्रॉड को इसके तहत नहीं रखा जाएगा। इसमें फ्रॉड की बहुत लिमिटेड मीनिंग है। अगर आइडेंटिटी छुपाई गई है, अगर सेरेमनी के बारे में कुछ झूठ बोला गया है तो वहाँ तक तो ये ठीक है। लेकिन अगर जो कंसेंट है वो ये जानकर दी गई है कि हाँ शादी हो रही है, जो सेरेमनी है वो शादी की है, तो वहाँ पर सपोज आपने सेरेमनी के बारे में बोला कि आप इंगेजमेंट करें और आपने शादी कर दी, आपने कंसेंट इंगेजमेंट के लिए ली लेकिन आपने शादी कर दी, वहाँ पर ये फ्रॉड होगा। लेकिन अगर आपने कंसेंट शादी के लिए कहकर ली और शादी कहकर कंसेंट दी गई है तो वहाँ पर ये फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं आएगा। इवन अगर सपोज जो हस्बैंड है उसकी शादी ऑलरेडी पहले हो चुकी है और झूठ बोल के वापस से दूसरी शादी हो रही है, ये बात छुपा करके नहीं उसकी शादी नहीं हुई है, तो ये भी फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब ये थी बात एक्सेप्शन की सेक्शन 12 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक चीज़ और मैं आपको बोलूँगी, मैंने अपने कुछ वीडियोज़ में नंबर भी प्रोवाइड किया है, लेकिन आप मुझसे सवाल करेंगे मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगी, लेकिन उसके अलावा प्लीज़ मुझे अन्यथा आप कोई भी मैसेज ना करें, क्योंकि मैं उम्मीद करूंगी आप सब बहुत मैच्योर हैं, आप इस चीज़ को समझेंगे। सो इसी के साथ चलते चलते आप सभी को आज मदर्स डे था, उसकी बहुत सारी शुभकामना। वैसे तो मेरी माँ या किसी की भी माँ एक दिन की मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी अगर एक स्पेशल डे बना ही है तो उसे सेलिब्रेट करने में कोई हर्ज भी नहीं है। सो दीजिए अनुमति अपनी लीगल फ्रेंड और गाइड मिस दिव्या ओझा को इसी के साथ